अभी हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है और इसके अंतर्गत आज हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। देखिए, आंदोलन और विद्रोह में अंतर होता है। विद्रोह क्या होता है तो इसका किसी भी प्रकार का रणनीति नहीं होता है, इसका कोई भी एक सर्वमान्य नेता नहीं होता है। यानी कि मत मुंडा है मत है भिन्ना। यानी कि ना तो कोई योजना, ना तो कोई समय का निर्धारण, ना तो कोई एरिया का निर्धारण, ना कोई सर्वमान्य नेता। यानी जिसके मन में जो आ गया यही विद्रोह के रूप में देखा जाता है। लेकिन आंदोलन में क्या होता है, प्रॉपर टाइम फिक्स होता है, प्रॉपर लीडर होता है, उसकी रणनीति होती है। तो यही 1800 विद्रोह जो है 57 का, वह भारत और बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास के नज़रिए से। और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम एक एक करके सारे फैक्ट को कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो इट, स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। आइए सबसे पहले हम विद्रोह का बात करें तो इस समय का जो मेजर फैक्ट है आपको दिमाग में रखना है कि उस समय 1897 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न रहते हैं। यह यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं सबों में पूछा हुआ है। दूसरा, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह होता है। अंतिम मुगल दरबार बहादुर शाह जफर होता है और विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ जिसको कहते हैं, उसका नाम रहता है कॉलिन कैंपबेल। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी पीवाईक्यू है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको पूछे हैं। इस समय इसका प्रतीक होता है कमल और रोटी। और मशहूर शायर जो कि विद्रोह का उस समय आंखों देखा हाल बताया था, उसका नाम है मिर्जा गालिब। ये दिल्ली के दरबार में रहता था और ये मिर्जा गालिब अपने उस समय के शेर व शायरी अंदाज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और सरकारी इतिहासकार इस समय एसेंशियल रहते हैं। ये जितने भी 6 फैक्ट है, दिस ऑल आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन 10 to 10, सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन एंड रिवाइज अप। ठीक, तो इसीलिए इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कारण का अगर हम बात करें 1857 के क्रांति का, तो तात्कालिक कारण देखिए, उससे पहले थोड़ा हम बेसिक बात को देख लेते हैं। 1857 की विद्रोह आखिर हुआ ही क्यों। देखिए, जब भारत में अंग्रेज आता है, यानी कि मुगल बादशाह के समय में ही अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और उसका मकसद यह होता है, महारानी एलिजाबेथ से ये चार्टर लेता है कि हमको पूरब की ओर व्यापार करना है। पूरब की ओर कहें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सभी इलाका में व्यापार करना है। और वह यहाँ पे भारत भी आ जाता है और इसी क्रम में वह अपनी व्यापार को करने लगता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारतीय शासक से उसका झड़प होता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद से यह राजनीतिक रूप से मजबूत होने लगता है। यानी कि भारतीय शासक को यह नज़रअंदाज करके अपने स्तर से चीज को व्याख्यायित करने लगता है। यहाँ से टैक्स वसूलने लगता है, चुंगी लेने लगता है, नाजायज तरीका से पैसा वसूल करता है, निजी व्यापार करने लगता है और दिन प्रतिदिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटेन के जो पार्लियामेंटेरियन रहते हैं उसको यह बात खटकता है कि एक प्राइवेट कंपनी का लोग इतना अमीर हो रहा है, फलस्वरूप कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि कंपनी की क्षमता को धीरे धीरे कम किया जाता है। फिर बाद में चार्टर एक्ट लाया जाता है और चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी जो कि पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, अब इसको राजनीतिक कंपनी बना दिया जाता है। और उसका एक ही मकसद रहता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ के धन दौलत को ले जा करके इंग्लैंड में स्थापित करना और उसके माध्यम से अपने देश को फलीभूत करना होता है। इसी क्रम में हम देखते हैं 1857 तक आते आते यह इस प्रकार से यानी कि विकास कर लेता है, अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर लेता है अंग्रेज, कि लोगों को खटकने लगता है। जैसे कि रेलवे का विकास किया, जैसे कि कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर लिया, जैसे कि अब जो है अधिक मात्रा में टैक्स वसूल करने लगा, नील की खेती करने लगा। इन सबों से क्या होता है, जो आम जनता होते हैं वह अंग्रेजी शासन से त्रस्त आ जाते हैं और यही क्रांति है, यही क्रांति का मेन कारण होता है।
विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं अंग्रेजों की अलग अलग नीति काम करती है। कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट काम करता है, तो कहीं पे जो है ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी शासकों के माध्यम से देशी राज्यों को हड़पने की नीति काम करता है। अत्यधिक कर का बात होता है। अनैतिक तरीका से सामाजिक में जो बदलाव होते हैं, जैसे सती प्रथा को लेकर के हो गया, विधवा पुनर्विवाह को लेकर के हो गया, तो इस सबों का जो माहौल था, फिर धार्मिक मान्यताओं को लेकर के हो गया। 1813 ईस्वी के एक्ट में हम देखते हैं कि 1 लाख रुपया जो है शिक्षा व्यवस्था को देने का बात कहा गया था, लेकिन कभी भी वो रुपया नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे भारत में आकर के धर्म प्रचार की छूट दी गई, अर्थात भारत की जो संस्कृति था, भारत का जो धर्म था, भारत का जो अर्थव्यवस्था था, भारत का जो राजनीति था, यानी कि जो हमारा राजा वाला सिस्टम था, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के माध्यम से, व्यपगत सिद्धांत के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया। यही कारण है कि झांसी की रानी उठ खड़ा होती है और कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मतलब मैं नहीं दूंगी साम्राज्य का बात करता है। इधर वीर कुंवर सिंह उठते हैं, बेगम हजरत महल उठ जाती हैं, तात्या टोपे उठ जाते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न शासकों के माध्यम से यह विद्रोह जो है स्पॉन्टेनियसली, यह स्वतः स्फूर्त जो है वह हो पाता है। लेकिन इसके पीछे इतिहासकारों का समूह जो है कुछ तात्कालिक कारण का जिक्र किया है, जैसे कि चर्बी वाले कारतूस गाय एवं सुअर का यहाँ पे यूज किया जाता था। पहले जो था वह ब्राउन बेस जो है वो राइफल से यूज किया जाता था। अब इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, और इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने के क्रम में उसको गोली चलाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना होता था, दांत से खटाना होता था, और उसमें भारत में जानबूझ के हिंदू और मुस्लिम एकता को कम करने के लिए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया, जिसमें सुअर और मांस, गाय का मांस का उपयोग किया जाता था, जो कि क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्म के खिलाफ माना जाता है। तो यह हो गया। दूसरा, पुरानी राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस का उपयोग किया गया, मतलब पुरानी राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस, उसके जगह पे आधुनिक राइफल एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, और इसी में गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग था। अब यहाँ पे एक बहुत जुझारू व्यक्ति होते हैं मंगल पांडे, और ये मंगल पांडे जो है ये यूपी से बिलोंग करते हैं, और 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में यह एज ए सिपाही के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जाति से ये ब्राह्मण होते हैं, और ये बैरकपुर छावनी में काम करते हैं। उसी समय यहाँ पे मेजर रहता है जनरल बाग, और ह्यूजन इसको गोली मार देते हैं, और इसी के बाद से जो है 1857 की क्रांति जो है वह प्रस्फुटित हो जाती है। ठीक, बाद में फिर इसको 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दिया जाता है, और मंगल पांडे को भारत में स्वतंत्रता सेनानी मान लिया जाता है। 5 अक्टूबर 1984 को भारत सरकार ने पांडे को स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाता है। ठीक, एस्मोरल पांडे ये गलत लिखा हुआ है। अगला, उस समय बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जनरल हेयर से जो होता है उस समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर होता है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सभी फैक्ट है, क्योंकि जब हम पीटी एग्जाम देते हैं तो बात तो बनाना होता नहीं है, टू द पॉइंट बात होता है, तो सभी बातों को आपने याद रखना है। फिर हम देखते हैं 57 की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 से होती है, और ये मेरठ सा होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस दिन रविवार का दिन था, यह रविवार के दिन था, और रविवार के दिन से 10 मई को शुरुआत होता है, और ये 11 मई को पहुंच जाता है दिल्ली, और वहां पे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को यह मुगल सम्राट यानी कि भारत का प्रतीकात्मक शासक बना दिया जाता है उसको। ठीक, और यह जो है 3rd नेटिव कैवेलरी के द्वारा होता है, और सैन्य अधिकारी यहाँ पे होता है जनरल हैवट। फिर हम 1857 की क्रम को बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रम है, जैसे कि 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर में विद्रोह होता है, और ये 19वीं बंगाल रेजिमेंट के द्वारा किया जाता है। 29 मार्च 57 को बैरकपुर में विद्रोह होता है, और ये 34 बंगाल नेटिव रेजिमेंट के द्वारा किया जाता है। 10 मई को मेरठ में 3rd लाइट कैवेलरी के द्वारा, यानी कि 3rd बंगाल रेजिमेंट भी जिसे कहते हैं, इसके द्वारा विद्रोह किया जाता है, और 11 तारीख को यह दिल्ली पर क्या करता है, प्रतीकात्मक तौर से वहां पे जाता है, और बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को जो है यह राजा बना देता है। इसके बाद देखिए 57 की क्रांति का प्रमुख केंद्र
तो इसमें कई ऐसे जगह है जहाँ से क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हम दिल्ली का बात करें तो वही 11 तारीख को बहादुर शाह द्वितीय या इसी को बहादुर शाह जफर कहते हैं, इसको जो है यह क्या किया जाता है तो प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप से राजा बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं बहादुर शाह जफर के पत्नी का नाम जीनत महल, सेनापति वक्त खां, उपाधि साहेब है आलम बहादुर के नाम से जाना जाता है। उस समय अंग्रेज अधिकारी होती है हडसन एवं निकलसन। अभी देखिएगा तो हडसन रोड भी है, निकलसन रोड भी है, दोनों के दोनों दिल्ली में देखने को मिलता है और वहीं पे इसकी मृत्यु होती है। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से ये पकड़ लिए जाते हैं और यहाँ पे इसको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। वही रंगून जो कि पहले बर्मा जो है हमारा भारत का पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में चल करके इसको जो है अलग कर दिया जाता है। तो मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन की हमको याद सताए, वही वाला रंगून है जहाँ पे 62 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। फिर दूसरा जो मेजर टाउन आता है वह होता है कानपुर। यहाँ का नेता नाना साहब होते हैं और इसका मूल नाम होता है धोंधू पंत। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके सेनापति तात्या टोपे रहते हैं और इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग होता है। टाटिया टोपे का मित्र मानसिंह होता है और इसको विश्वासघात करता है और ये जंगल में सोए रहते हैं, इसको पता करके बता देता है, अंग्रेज इसको पकड़ करके फिर मार दिया जाता है इसको। ठीक इस समय अंग्रेज जो रहते हैं वो कैंपबेल रहता है, इसका मृत्यु 1859 ईस्वी में हो जाता है। आगे चलते हैं लखनऊ और अवध। इस समय यहाँ का जो नेता होता है वह बेगम हजरत महल होती है और यह बाद में देखते हैं कि जब लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे तो ये नेपाल की तराई में भाग के चले जाते हैं। इसको उपनाम जो है इसको महक परी के नाम से जाना जाता है, बेगम हजरत महल का ही नाम होता है। सबसे अधिक सैन्य बल और यह अकेले अवध से 75,000 सैनिकों के साथ यह रहती थी। इसके बाद इसके पति जो है वाजद अली शाह है, यही वाजद अली शाह बहुत रंगीला टाइप के बादशाह थे। अब देखिए 1856 ईस्वी का बात है, उस समय में अक्सर जो है लॉर्ड डलहौजी का भारत पे हमारा शासन हुआ करता था। डलहौजी है ना वो वेबगत की सिद्धांत जो लाया था और 1856 में जब शासन रहता था तो ये क्या करते थे, इतना रसूख वाला आदमी, अभी भी अवध को कहा जाता है नवाबों का शहर है। विद्रोह हो गया है उस समय में तो होता रहता था, ये सब कॉमन खेल होता था, जैसे आज समय में ठोका ठोकी होते रहता है। अभी देखते हैं कि कितना अभी मर्डर हो रहा है। जब से हमारे सरकार जी आए हैं श्री सम्राट चौधरी जी, तो मान्यवर ने पूरा गुंडा को शांत करने का बीड़ा उठाया है और सपोर्ट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी गलत करेगा सीधा ठोक दिया जाएगा। यह भी थोड़ा न कहीं अच्छा ही पॉलिसी है, क्योंकि उससे क्राइम कंट्रोल ही होगा। तो उस समय विद्रोह हुआ तो हम देखते हैं कि यही साहब जो है वाजिद अली शाह बहुत ही रंगीन किस्म के नेता थे, शासक थे। विद्रोह हो गया है तो सब कोई कहते हैं कि हुजूर 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 विद्रोह हो गया है, भागिए। तो हुजूर काहेला भागेंगे, बोल रहे हैं कि अरे हमको पैर में जूता पहनाने वाला नहीं, हम कैसे भागे नंगे पैरे। तो इसीलिए नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। यह सभी जो है क्या बोलते हैं इसको, लोक प्रचलित गाथा है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो खैर ये सभी थोड़ा बात, तो यही था हमारे वाजिद अली शाह। इसके बाद इस समय अंग्रेज जो था, जो कि विद्रोह को दबाने का काम किया है, जिसका नाम है हवलक, यहीं पे मृत्यु हो जाता है। कैंपबेल, कर्नल मीर, इस तीनों का मृत्यु यहाँ पे हो जाता है। इलाहाबाद का बात करें तो मौलवी लिकायत अली था और यहाँ का दमनकर्ता कर्नल नील था। ये सभी क्वेश्चन पूछा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने उस समय के विद्रोह को दबा दिया। आइए अब देखिए फैजाबाद, यह जो है यह कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों भाई साहब, तो ये फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने ये क्या किया था, तो यह जो है आपका क्या बोलते हैं फतवा जारी कर दिया था और इसमें कहा था कि हम जो है अंग्रेज को ये करेंगे वो करेंगे। फलस्वरूप अंग्रेज जो है इस पे 50,000 नगद रुपया का इनाम रखा था कि जो भी इसका हमको पता बताएगा उसको हम नगद देंगे। तो इसीलिए फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमदुल्लाह, लेकिन ये कभी पकड़ाए नहीं, इसका फतवा के लिए ये जाना जाता है। झांसी, देखिए इसके लिए एक बहुत ही आप कथन याद रखिएगा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेला मर्द थी। यह कौन कहा था, हीरोज कहा था, वहाँ का वो अंग्रेज अधिकारी था। यानी कि वह यह कह रहे थे कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला एक वह मर्द थी जिन्होंने कि लड़ने का काम किया, साहस दिखाने का काम किया। हालांकि इसका अपना राज्य लेने का बात अंग्रेज करता है
और उसको ये नहीं देने की बात करती है, मैंने दूंगी अपनी राज और लड़ूंगी, यही उनका बात होता है। यहाँ की जो मैडम रहती है रानी, वह रानी लक्ष्मीबाई रहती है। इसका जो मूल नाम रहता है वह मणिकर्णिका, या इसी को प्यार से लोग मनु मनु कहते हैं। जन्म बनारस में हुआ था। पति का नाम है गंगाधर राव, पुत्र है दामोदर राव, और इसका समाधि स्थल ग्वालियर में है बाबू। यह बीपीएससी 67 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा। यह 7th का क्वेश्चन है। समाधि कहाँ है, यानी कि कहाँ पे ये इसको जलाया गया है, झांसी की रानी को, तो ग्वालियर में। बीपीएससी 67 का क्वेश्चन है ये। और इसका मृत्यु जून 1858 में होगी। ये स्टेटमेंट से यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेला एक मर्द थी, यानी कि यह कह रहा है कि मर्द जो है यहाँ पे नहीं लड़ा, अपनी राज समर्पित कर दिए, लेकिन ये औरत होकर के इनके पति नहीं थे, फिर भी इन्होंने लड़ के लूंगी अपनी राज, मैं न दूंगी अपनी राज कह के लड़ाई की थी। याद रखिएगा। इससे एक संबंधित पॉइंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत बड़े हिंदी की लेखक हुई है। इन्होंने एक कविता लिखा है, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बुंदेलों के दिल में यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड का इलाका यूपी और एमपी से सटा हुआ इलाका है। आज भी वो चंपर के बिहर के लिए जाना जाता है, तो वहाँ आज भी ये जिंदा है। आज भी ये लोक प्रचलित गाथाएं हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। याद रखिएगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान 9th के किताब में, हिंदी के किताब में हम लोग भी इस यहाँ पे पढ़ा था। अगला, आरा जगदीशपुर का बात करें तो बाबू वीर कंवर सिंह और इसके भाई हैं अमर सिंह, यह दोनों ने यहाँ पे लड़ाई किया। और यह होता है 25 जुलाई 1857 से शुरुआत। इसकी मृत्यु 26 अप्रैल 58 को हो जाती है और 80 वर्ष के आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इसको गोली लग गया था तो यह गंगा जी पार कर रही थी, और देखिएगा इन्होंने अपने हाथ काट करके गंगा जी को चढ़ा दिए थे। 80 वर्ष की उम्र में वो जज्बात देखिए कि ये जहर जो है पूरा बॉडी में न फैल जाए, क्योंकि जहर ब्लड के माध्यम से फैलता है, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगी वो ब्लड में जैसे मिक्सअप होगा तो वही ब्लड हमारे ब्रेन तक जाएगा, वो ब्रेन डेड हो जाएगा, फलता लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने अपने हाथ फेंक करके गंगा जी को चढ़ा दिए थे, यानी कि यही है हमारे वीर सपूत, बिहार के वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह। यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार में विद्रोह का आरंभ दानापुर से होता है। यह 3 जुलाई 1857 को होता है, फिर 3 जुलाई, फिर 7 जुलाई को होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पील अली एक व्यक्ति रहते हैं, पुस्तक विक्रेता यहीं पे, यही जो आपका क्या बोलते हैं, अरे भिखना पहाड़ी है, यहीं पे इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है। और उसी के बाद से विद्रोह पूरा अपने चरम पे पहुंच जाता है। इस समय जो दमन करता अंग्रेज रहता है विलियम टेलर रहता है, और इसको फांसी जो है 7 जुलाई 57 को दे दिया जाता है। तो डेट याद रखिए, एक 3 जुलाई और दूसरा 7 जुलाई, दोनों डेट याद रखिएगा। जी भर के क्वेश्चन पूछता है, बिहार का एग्जाम है बीपीएससी को। बरेली में नेता रहता है यहाँ पे खान बहादुर खान, फतेहपुर में अजीमुल्लाह खान, और असम में मनी राम दत्त। ठीक, तो ये सभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए 1857 की असफलता का कारण का बात करें तो वही बात कि किसी भी प्रकार का योजना नहीं था, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, सबके अपने अपने मुद्दे हुआ करते थे। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, बहादुर शाह जफर का कमजोर शासन होना, बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल का अंग्रेज के सामने सारा योजना बता देना, यानी कि है घर का भेदी लंका डाहे वाला बात जो है वह भी यहाँ पे हुआ है। और ये क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट गया। इसका जो प्रभाव है केवल कुछ ही वर्ग, यानी कि शासक वर्ग तक ही रहा। यह जन समान वर्ग के आंदोलन के रूप में यह नहीं हो पाया। दूसरी बात, यह जो 1857 की क्रांति है वह दक्षिण भारत तक हमें नहीं देखने को मिलता है, यानी कि केवल कुछ पॉकेट्स में देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली से शुरुआत होता है, मेरठ, यूपी, फिर बिहार, और इसके बाद कुछ इलाका असम, और इसके बाद ये आंदोलन देखते हैं कि वो खत्म हो जाता है। 1857 के समय में अंग्रेजों का साथ बहुत लोग दिया है, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो ग्वालियर का सिंधिया, यानी कि जब आप मराठा पढ़िएगा तो मराठा को कुल 5 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, उसके बाद भोंसले,
होलकर, यह जो था ये 5 समूह था जो कि मिलकर के काम करने का काम करता था। लेकिन इसमें जो ग्वालियर वाला सिंधिया था, अभी भी सिंधिया का वंशज है, पहले कांग्रेस पार्टी में था ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी बीजेपी में आ गया। क्या कीजिएगा, भारत का ये दस्तूर है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी बात बना के रखा वो आज के समय का राजा है, और जिन्होंने विरोध किया उसका बेटा या तो रिक्शा चला रहा है या चाय का दुकान या पान का दुकान चौक पे चला के जिंदगी काट रहा है। बर्निंग एग्जाम्पल है हमारे वीर सपूत जो है, अभी तेलंगाना वाला इलाका में हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, उसके वंशज अभी कोलकाता में रह रहे हैं। इसके अलावा जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर करगी, परपुतोह जो है अभी कोलकाता में वो केस लड़ रही है कि भारत सरकार हमको पेंशन दे, पेंशन याफ्ता करके हमारे जीवन को बढ़िया करे। कई सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग इससे भली भांति अवगत हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उसका आज विरासत चलता है। 5000 बीघा जमीन, 2000 बीघा जमीन, भाई ये आया कहाँ से? तो उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था, मुखबिरी किया था, और वो अपने देश की जनता को, शासक को कमजोर किया था। यही है ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा, सिख शासक। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे देखिएगा कि जो पढ़े लिखे लोग थे वह यहाँ से 57 में थोड़ा अलग रहते हैं। इसके अलावा अंग्रेज ने इसके बाद से पील आयोग का गठन किया है और इसमें लड़ाकू जाति और नहीं लड़ाकू जाति में बांटा है। यानी कि जो लोग जो है अंग्रेज को साथ दिया, ठीक ना, उसको कहा कि लड़ाकू जाति है, और जो साथ नहीं दिया उसको बोला कि लड़ाकू जाति नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोरखा हो गया, इसके अलावा सिख हो गया, और भी कई लोग हैं, उसको जो है बहुत बड़े बड़े पद दिया, अपने में मिला लिया। सिंधिया हो गया, निज़ाम हो गया। अभी देखते हैं अवैसीद्दीन अवैसी, उसके बाबा जो थे यही हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ क्या बोलते हैं बावर्ची का काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे, अंग्रेज के साथ थे। अब भाई साहब उस समय में जितना भी 563 प्रिंसली एस्टेट था, उस प्रिंसली एस्टेट में सबसे अमीर अगर कोई एक रियासत था तो वन एंड ओनली वन हैदराबाद का निज़ाम ही था। और उसके यहाँ बावर्ची होना भी बहुत बड़ा बात होता है। एक लोग IAS बनता है तो कहता है दुनिया जीत लिया। अब समझ सकते हैं उतने बड़ा रियासत का वो बावर्ची था, यानी कि शासक को खाना खिलाता था। बस शासक के जाने के बाद यही बावर्ची वहाँ का होल एंड सोल हो गया। यही देखते हैं कि आज के समय का अवैसीद्दीन ओवैसी अपने पार्टी बना करके जी रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस और बीजेपी में मंत्रालय संभाल रहा है। यानी कि जो भी अंग्रेजों के साथ रहा उसकी आज बल्ले बल्ले है। ठीक, तो यही सब है। आगे हम देखते हैं कि तटस्थ वर्ग ना तो क्रांतिकारियों का साथ दिया ना ही अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे पढ़े लिखे जमींदार वर्ग, मध्यम वर्ग। हालांकि जमींदार वर्ग इन्होंने, और ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं साथ दिया, इसको अप्रत्यक्ष तौर से साथ देने का काम किया है, डायरेक्ट नहीं आया, चूंकि वो जानता था कि हम अंग्रेज से नहीं जीत पाएंगे। चूंकि उस समय में भारत खंड खंड में बटा हुआ था। 563 तो ऑफिशियली है, कई हजारों की संख्या में प्रिंसली एस्टेट था। क्लियर, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किया गया। इसके अनुसार सैनिकों का अनुपात भारतीय और अंग्रेजों का 5:1 कर दिया गया। यानी कि जो पहले था इससे घटा करके 2:1, यानी कि 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज अधिकारी रहेंगे। क्लियर, यही पील आयोग से क्वेश्चन कई बार पूछा है यूपीएससी और बीपीएससी में, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान के चित्तौड़ में यह जो है विद्रोह अप्रभावित रहा था। आगे चलते हैं। 1857 पर विद्रोह से पर संबंधित कई सारे पुस्तक है, ये डी भर भर के पूछता है। जैसे कि 1857 सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। महान विद्रोह अशोक मेहता के द्वारा। 57 का विद्रोह PC जोशी के द्वारा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता सम्मान VD सावरकर के द्वारा। VD नहीं, VD सावरकर। ठीक, अगला है सिपाही विद्रोह 1857 RC मजूमदार के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, RC मजूमदार ये हमारे भारत के आर्थिक इकोनॉमिक हिस्ट्री के लेखक है, यानी कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से चीज को लिखते हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्रांति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत, जैसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था और ना ही सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह VD सावरकर के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स और ट्रम और टेलर, यह BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईसाई के विरुद्ध एक धर्मांतर युद्ध था, रीज के द्वारा कहा गया था। सभ्यता और बर्बरता के
टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संघ आर.सी. मजूमदार और यह इकोनॉमिक के नजरिए से इस चीज को देखने का काम किए हैं। यह एक जन क्रांति था, रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया, और यह विद्रोह राष्ट्रीय के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार हमने 1857 की क्रांति से संबंधित एक फुल एंड सोल कॉम्पैक्ट स्टडी किया। यकीन मानिए अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा लीजिए, तो मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन छांट लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंडित होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने चीज़ों को गो थ्रू होने दिया है मस्तिष्क में, तो एन वक्त पे वो मस्तिष्क रिकॉल कर लेता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।